मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम शिफ्ट 4 के SST यानी सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन की उत्तर कुंजी के बारे में बात करेंगे। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपने पेपर दिया है उसमें आपके अच्छे अंक आएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे सामने SST का प्रथम प्रश्न था, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लभी। वल्लभी गुजरात में है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लभी। अगला प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विनय पिटक। विनय पिटक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा और सोन। गंगा और सोन मगध साम्राज्य से होकर बहती थी। अगला प्रश्न हमारे सामने था, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न था, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अग्रहार। ये पीछे की शिफ्ट में भी एक बार पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी। इस प्रस्तुति की रचना हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट घनानंद की हत्या करके की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। 98 नंबर का प्रश्न है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। अगला प्रश्न था, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल प्रगना था। प्रगना मुगल प्रशासनिक प्रमंडल का एक भाग था। उत्तर डी आएगा। अगला प्रश्न था, अलवार संतों का एक प्रमुख या मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, ये था नलयिदा दिव्य प्रबंधम। नलयिदा दिव्य प्रबंधम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न था, वो था, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कछवाहा। कछवा वंश की थी। अगला प्रश्न था, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था। यह कथन डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवध। अगला प्रश्न था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई हेतु 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया था और ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61। 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये काम किया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघीय शासन। भारत की संविधान की प्रस्तावना में संघीय शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष
एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारे सामने अगला सवाल था, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 300 क। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन इस सवाल का सही जवाब होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न था, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद के मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसद के मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 143 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 या 43। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय स्वशासन अंकित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 क में शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं होना अनिवार्य है? तो इसमें कम से कम 2 महिला होनी चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 महिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में होनी हर हाल में जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल ग्रह हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र, पृथ्वी, बुध एवं मंगल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश एवं देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, विषुव संबंधित है। विषुव है वो 21 मार्च से संबंधित है। विषुव 21 मार्च से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 मार्च। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरावली। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? अंतर्जनित बलों से संबंधित है ज्वालामुखी, भूकंप एवं भूस्खलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं भूकंप। 119 नंबर का प्रश्न हमारे सामने था, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी I.E.M. व्हीलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बाह्यमना एवं क्षत्रियों द्रव का हनन करने वाला बताया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगस्त माह में भारत में उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम या धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो ये धारा 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेखावाटी
विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन और माही बेसिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है जौलड़ी, बांडी और जवाई। ये तीनों नदियाँ अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा हैं। 124 नंबर का प्रश्न था जो हमें सम्मिलित करना था। एक तरफ अभयारण्य का नाम है और दूसरी तरफ है वन्य जीव जो इन अभयारण्यों में मिलते हैं। पहला अभयारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोंडवान मिलता है। फर्स्ट में सी है और फर्स्ट में सी में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान गोंडवान। टोडगढ़ रावली में तेंदुआ मिलता है। सीता माता में उड़न गिलेरी मिलती है। माउंट आबू में रिछ मिलता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सी, ए, डी, बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उसे भी सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनका उपयोग दिया हुआ है। सीसा जस्ता का उपयोग है वो बैटरी अमल में होता है। ऑप्शन डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ए में, डी एक में ही है। तांबा का उपयोग तार निर्माण में होता है जो कि ए में है। जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है और वोलेस्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक के रूप में होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डी, ए, बी, सी। 126 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय अपने राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के घोइल वंश के प्रतापी शासक हैं, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जो कि एक बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बोजी ने की थी। अगला प्रश्न जो किसान आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने था, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रथम चरण था 18 मार्च 1948। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18/3/1948। अगला प्रश्न था, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय से पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने के योगदान से कहाँ हुई। इसकी स्थापना हुई थी वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्धा। 132 नंबर का प्रश्न था, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, स्वयं द्वारा लिखित जयश्री कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। जयश्री कारिका जो ग्रंथ है वो ज्योतिष से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिष। 134 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से या चित्रकला से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो ये भाषा से संबंधित है, रांगड़ी और निमाड़ी किन राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं। ये दोनों रांगड़ी और निमाड़ी मालवी बोली की उपबोलियाँ हैं। अतः इसका उत्तर ए सही होगा। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौरीबाई। गौरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य शिक्षण शिष्टाचार है, अवकाश के समयों का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना, बौद्धिक व मानसिक विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। यह सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्व है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्व है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। विषय वस्तु की स्पष्टता होनी चाहिए, समय और परिश्रम की बचत होनी चाहिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर हमें एक परिभाषा दी गई थी, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस द्वारा दी गई है, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 140 नंबर के प्रश्न का उत्तर, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया, अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिपरकता। व्यक्तिपरकता एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बल्कि मूल्यांकन में वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ऊपर तीनों मूल्य हैं, जैसे कि सामाजिक मूल्य है, जनतांत्रिक मूल्य है और कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। संकलनात्मक मूल्यांकन है वो निम्न के लिए अनुपयुक्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 145 नंबर के प्रश्न, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। इसका सही उदाहरण है स्थापित करना। स्थापित करना अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 146 नंबर का प्रश्न है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। सूचना तकनीकी में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता तीनों सम्मिलित किए जाते हैं, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 147 नंबर का प्रश्न है, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पछुआ पवनें, जिन्हें गरजता चालीसा, चीखता साटा के नाम से भी जाना जाता है, भयंकर पचासा। और अगला प्रश्न है, विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? विली विलीज चक्रवात है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस पेपर का, इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? ओयोशिवा धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। वहीं ब्राजीलियन धारा भी यहाँ जो सही उत्तर है, और बेंगुला धारा, ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अतः ऑप्शन बी, एक और दो इसका सही उत्तर है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। ये सभी के सभी हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित हैं, अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।